णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सविसाहुणम् जो एक सोत विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञाय के भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। जिसके शिवा जाने का नाम दर्शन ज्ञान है, पूर्ण मन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। तत्व को पाकर भवे जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबोध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को। अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के विषय के अंतर्गत द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेदों की चर्चा अभी हमारी चल रही है, जिसमें से द्रव्यार्थिक नय के 6 भेद हमने पूर्व में देखे थे। कल हमने उनकी 4 और भेदों की चर्चा की। एक अन्वय द्रव्यार्थिक नय, एक स्वयं द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय और परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय। ये जो 6 और 4 मिला के 10 भेद हैं, इसमें सिद्धांत कोशकार जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के जो कर्ता हैं श्री जैनेन्द्र वर्णी जी, उनका एक अभिमत था कि ये जो 10 भेद हैं, इसमें से 5 भेद तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के हैं और 5 भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के हैं, जिसकी समीक्षा कल हमने नए चक्र परम भाव प्रकाशक नए चक्र के जो लेखक हैं उनकी शोध के आधार से देखी कि इस प्रकार का विभाजन एक तो आगम में नहीं मिलता। दूसरी बात, जब हम परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय पर विचार करते हैं तो वह कहता ही है कि शुद्धता और अशुद्धता और उपचार से परे ही हमारा विषय है। इसी प्रकार जिस तरह अस्थि आत्मा का धर्म है, वैसे ही नास्ति भी तो आत्मा का धर्म है। अपने से होना और पर से नहीं होना। तो अपने से होना ये शुद्धता हो, पर से नहीं होना ये अशुद्धता हो, ये बात जमती नहीं है। इसलिए अंत में निष्कर्ष यही दिया कि जो 4 प्रकार के भेद हैं उनमें शुद्धता और अशुद्धता का विभाजन संभव नहीं है। आज उसके आगे की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करनी है। देखो, अंतिम पैराग्राफ जो कल पढ़ा था
उसको पढ़ के फिर आगे की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। निकालो एक पेज बाद। ज़्यादा सूचना डाल देना विकास ग्रुप पे। पेज नंबर बता दो इसको। एक पेज और आगे। देखिए थोड़ा बड़ा करो इसको, एक ऊपर करो। हाँ क्या, और ऊपर करो। नहीं ये तो हो गया ना। कर रहे हो। हाँ इसी में ऊपर करो बस। ऊपर करो। हाँ ऊपर करो और। तुम नहीं थे कल क्लास में क्या? हाँ अंतिम पैराग्राफ देखो। यद्यपि इन दसों ही नयों की विषय वस्तु वस्तु का द्रव्यांश ही है, तथापि प्रयोजन विशेष से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर उसमें विविधता स्फुरायमान हो जाती है। ये बात कल हमने पढ़ी थी और बहुत दमदार बात है कि दसों नए जो द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेद के अंतर्गत हमने पढ़े हैं, उन सबका प्रयोजन क्या है? बोलो। वस्तु का द्रव्यांश देखना, द्रव्य का भी द्रव्यांश देखना। समझ में आया? पदार्थ के द्रव्य अंश को मुख्य करना, ये उस वस्तु का इन दसों ही नयों का प्रयोजन है। और देखते क्या है कि अलग अलग नजरिए से उसी द्रव्य को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग नजरिए से उस द्रव्यांश को देखने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विविधता स्फुरायमान होती है, अलग अलग प्रकार की बात हमारे सामने देखने वाले, मतलब वो द्रव्य अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है, वो द्रव्यांश अलग अलग प्रकार का स्फुरायमान होता है। वे कौन से प्रयोजन हैं जिनके कारण द्रव्यार्थिक नय में विविधता स्फुरायमान हो जाती है तथा वह 10 भेदों में विभाजित हो जाता है? ऐसा क्या प्रयोजन आपको आन पड़ा था कि आपको अलग अलग नजरियों से उस द्रव्यांश को देखना पड़ा? देखिए ऊपर जाएगा, ऊपर इसमें नहीं आ रहा है इसके। हाँ देखो, सबसे बड़ा प्रयोजन, ये वाला ध्यान रखना, ये थोड़ा सा प्रयोजन अलग प्रकार से बता रहे हैं। जैसा वहां पर आपने निश्चय व्यवहार में जो प्रयोजन देखे थे उससे थोड़ा सा हटके है। क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय ये आगम के नय हैं, और आगम के नय क्या करते हैं कि मात्र जीव द्रव्य को अपना विषय नहीं बनाते। इसको अपना विषय बनाते हैं, ये सभी द्रव्यों को अपना विषय बनाते हैं। तो ये 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय के भेद करने का प्रयोजन तो एक ये है कि वस्तु को जानना। मेन प्रयोजन क्या है? अभी संसार का अभाव करना, मोक्ष जाना, ये प्रयोजन नहीं है। अभी क्या प्रयोजन बता रहे हैं? पहला में पहला जानना, वस्तु कैसी है, ये पहले में पहला प्रयोजन बता रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा प्रयोजन तो विषय वस्तु को स्पष्ट करना ही है, क्योंकि जब तक तत्संबंधी ज्ञान निर्मल ना होगा तब तक उसके संदर्भ में शंकाएं, आशंकाएं तथा प्रश्न उत्पन्न होते ही रहेंगे। पहला प्रयोजन क्या है? वस्तु को स्पष्ट जानना। द्रव्यार्थिक नय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यांश होता है, तथापि आत्महित की मुख्यता होने से यहाँ आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही इसके भेद प्रभेद किए गए हैं।
द्रव्यार्थिक नय की विषय वस्तु आत्म वस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, भेद विकल्पों से निरपेक्ष, अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु है, तथापि वह उत्पाद व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायों की उपाधियों एवं भेद विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न हो, ऐसी बात नहीं। बड़ा ध्यान और उपयोग को स्थिर करके प्रकरण पढ़ना। नवीन, क्या बड़ा उपयोग को स्थिर करके प्रकरण पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। पहली बात क्या कही यहाँ पर, पहली बात क्या कही कि वस्तु को समझना, विषय वस्तु को स्पष्ट करना। चूंकि जिनवाणी किसकी मुख्यता से है कि मेरे आत्म कल्याण की मुख्यता से, तो द्रव्यार्थिक नय के जो भेद प्रभेद बनाए वह आत्म वस्तु को ध्यान में रखकर बनाए। किसको ध्यान में रखकर बनाए? कि आत्म वस्तु को ध्यान में रखकर बनाए। तो मूलतः तो द्रव्यार्थिक नय का जो विषय आत्मा है, वो आत्मा कैसी है कि समस्त गुण पर्यायों से रहित है, शुद्धता अशुद्धता से रहित है, भेद विकल्पों से रहित है। मेन तो वो है। देखो, द्रव्यार्थिक नहीं की विषयभूत आत्म वस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, पर क्या बोलो, पर क्या? मुझ जीव द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य क्या हैं? पर है। उसमें क्या क्या चला गया? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। मेरे जीव के अतिरिक्त अनंत जीव, ये संयोग रूप शरीर, संयोग रूप कर्म, ये सब क्या है कि पर। और पर्याय कौन सी? पर्याय कौन सी? दो प्रकार की पर्याय होती ना, शुद्ध और अशुद्ध। मोह राग द्वेष की अशुद्ध पर्याय और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र केवल ज्ञान, ये शुद्ध पर्याय। तो पर और पर्याय से भिन्न, भेद विकल्पों से निरपेक्ष, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, ऐसे भेद से निरपेक्ष अनंत गुणात्मक वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु है। तथापि वह उत्पाद व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायों की उपाधियों एवं भेद विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न हो, ऐसी बात नहीं। दोनों बातें कह दी। क्या? वह पर्यायों की उपाधि और ये भेद उसमें किसी भी रूप में नहीं है, ऐसा नहीं, वो हैं। समझ में आ रहा है? क्या? पर्यायों की उपाधि, जैसे मोह मोह राग द्वेष की पर्याय हुई ना, तो मोह राग द्वेष की पर्याय से आत्मा को मोही कहना, रागी कहना, द्वेषी कहना। ये जैसे समझ लो तुम IAS बन गए, तो कलेक्टर तुम्हारी उपाधि है, लेकिन तुमको क्या कहेंगे? कलेक्टर साहब कहोगे ना, कलेक्टर साहब। तो तुम कलेक्टर साहब हो क्या आदित्य हो? वो तो आदित्य, लेकिन तुम्हारी उपाधि से तुमको कलेक्टर साहब कह रहे हैं। ऐसी मोह राग द्वेष की उपाधि से उस आत्मा को क्या कह रहे हैं? मोही, रागी, द्वेषी, क्रोधी, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये उपाधि। क्या वास्तव में तो द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु कैसी है? समस्त भेदों से परे, हाँ, कर्मोपाधि से निरपेक्ष और उपाधि से रहित। तथापि वह उत्पाद व्यय और भेद कल्पना और कर्मोपाधि सर्वथा ही नहीं है, ऐसा नहीं। सर्वथा ही भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि देखना उसे द्रव्यांश को ही है, इसको नहीं देखना इन तीनों को। तथापि उसे उत्पाद व्यय रूप पर्यायों की उपाधियों एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष भी देखा जा सकता है और निरपेक्ष भी। किस द्रव्य को? कि वो अखंड अभेद वस्तु, कौन? द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत, उसको उन भेद विकल्पों से सापेक्ष भी देख सकते हैं और निरपेक्ष भी देख सकते हैं। सापेक्ष देखना अशुद्धता है और निरपेक्ष देखना शुद्धता। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि उत्पाद व्यय रूप पर्याय और पर्याय की उपाधि रूप औपाधिक भाव तथा भेद कल्पना, इन तीनों के ही पर्याय रूप होने से इन्हें तो पर्याय आर्थिक नय का विषय होना चाहिए। इन्हें यहाँ द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों बताया जा रहा है? आ गया वो प्रश्न? क्या उत्पाद व्यय, भेद कल्पना, ये सब किसका विषय है? कि पर्याय आर्थिक नय का विषय। और यहाँ आप किसको किसमें बता रहे हैं?
उनकी सापेक्षता द्रव्यार्थिक न्याय, निरपेक्षता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बता रहे हैं। क्या समस्या है? तो सुनो, पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः पर्याय की नहीं है। कहा था ना आपसे, जो बात आगे कहने वाले हैं, वक्ता का अभिप्राय नय है, ज्ञाता का अभिप्राय नय है, श्रोता का अभिप्राय नय है, बता पर्याय रहे हैं, देख द्रव्य रहा है, तो उसके द्रव्यार्थिक नय है। देखो, पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यहां मुख्यता किसकी है? पर्याय की नहीं, द्रव्य की ही है। किसकी है? द्रव्य की है, क्योंकि देखा तो द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायों को नहीं। यदि आपके पास पुस्तक होती, आपका सौभाग्य दुर्भाग्य क्या है। हाँ, इन ये जो बातें आ रही ना, इनको बोल्ड करने की बात है। कभी तत्काल में आपको दिमाग में प्रश्न आया और कहाँ लिखा है, तो वो हाईलाइटर से ये बोल्ड करने वाली बातें हैं पुस्तक, अपनी निजी पुस्तक में। क्योंकि शास्त्रीय विद्यार्थियों के पास 5 साल का कोर्स उनको संस्था की ओर से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो आपका अपना है, जीवन भर आपके साथ रहे। पिछली बार आदित्य को दिया था, जब शुरू में मैं आया था, तो वो खबड़ा इतना सारा साहित्य दे दिया भैया ने। एक साथ थोड़ी सा पढ़ाना था पूरा। मेरे पास अभी भी पूरी किताबें हैं, मेरे चिन्ह लगी। बहुत से विद्यार्थी हैं कि वहीं के वहीं दान में दे जाते हैं, वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। मतलब 5 साल पढ़ने के बाद क्या जरूरत है ले जाने की। नोट्स तक है मेरे पास कनिष्ठ के, गुरुदेव श्री के, सीडी के, प्रवचनों के, हाँ, सब कुछ रखे हैं अभी भी। तुम्हारे पास है? तुम्हारी कनिष्ठ वरिष्ठ की धार्मिक पुस्तकें तुम्हारे पास है? तुम थे ही कहाँ कनिष्ठ वरिष्ठ? अच्छा, है तुम लोग के पास? ईमानदारी से बता। यहाँ बिल्ली छेड़ा, यहाँ नहीं है, वहाँ कहते हैं। हाँ भैया है। छेड़ाला की पुस्तक तुम्हारी खुद की पर्सनल है? हाँ, हाँ रखना है ना अपने पास। तुमको दी तो तुम्हारा नाम लिख के अपने पास रखना, उन्हीं से पढ़ना और उन्हीं से पढ़ाना। हम्म? जैसे अभी तुमको फर्स्ट ईयर का नहीं मिला, तो जरूरत हो तो तुम बोलना भैया हमको कोर्स दो हमारा, तो ले लेना। नहीं, चक्र नहीं मिली, पढ़ ली पूरी, जब आ जाए तब बोलना हमको दो भैया, हमको चाहिए हमारी पुस्तक। हम्म? देखो, पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुख्यता पर्याय की नहीं है, द्रव्य की है। ये पैराग्राफ क्या है? हाईलाइट करने का है। क्योंकि देखा तो द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायों को नहीं। बात तो मात्र यह है कि पर्यायों से सापेक्ष द्रव्य को देखना अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का काम है, और पर्यायों से निरपेक्ष द्रव्य को देखना ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का काम है। किसको देख रहे हैं? द्रव्य को देख रहे हैं, पर्याय को नहीं देख रहे, इसलिए द्रव्यार्थिक नय है। और यदि पर्यायों को देख रहे होते, भले द्रव्य के साथ देख रहे होते, तो वो पर्यायार्थिक नहीं होता। आगे देखो, यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अतः यह द्रव्यार्थिक नहीं ही है, ही लगा है। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय को स्पष्ट करते हुए पहले ही कहा जा चुका है कि शुद्ध द्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्या देखना प्रयोजन है? शुद्ध द्रव्य, और अशुद्ध द्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। अशुद्धता नहीं देखनी, क्या देखना है? अशुद्ध द्रव्य, द्रव्य देखना। शुद्धता नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? शुद्ध द्रव्य। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को देखना प्रयोजन नहीं है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के साथ द्रव्य, वो द्रव्य देखना प्रयोजन। क्लियर है? पर्याय द्रव्य से सर्वदा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग नहीं होता, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के जोर में उन्हें सर्वथा पृथक मान। देखो, और दूसरा प्रयोजन बता रहे हैं, और प्रयोजन बता रहे हैं। ये पर्याय कोई द्रव्य से ऐसी तो है नहीं, जैसे यहाँ कुर्सी पे मैं बैठा हूं और मैं अलग हूं और कुर्सी अलग है, ऐसी तो अलग अलग नहीं है पर्याय और द्रव्य। पहले भी आपको कितनी बार शुरू शुरू में बात समझाई है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता इस सापेक्ष है, प्रयोजन परक कथन है, अध्यात्म की जोर है, सम्यक दर्शन की मुख्यता है, दृष्टि की मुख्यता है। बात समझ में आती है? पर्याय और द्रव्य ऐसे नहीं पढ़े कि अलमारी में पुस्तक, चाय में शक्कर, ऐसी नहीं है, बल्कि कैसे हैं?
बोलो कैसी हैं पर्याय और द्रव्य? अरे बोलो शक्कर में मिठास जैसे हैं। कुछ तो पचता है, कुछ दिमाग में उल जलूल, मतलब कुछ ठनकता नहीं है सब सुनने के बाद? क्या जब आप द्रव्य गुण पर्याय को भी पढ़ोगे और पढ़ाओगे तो छह द्रव्य के लिए कैसे समझाओगे? विश्व, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब इन दोनों समूह में अंतर समझाओ मुझे, कौन समझाएगा? छह द्रव्यों का समूह विश्व और गुणों का समूह द्रव्य, क्या अंतर है? समूह तो दोनों ही है। हाँ सभी गुणों सभी द्रव्य के अलग अलग गुण हैं। हाँ, कुछ सामान्य गुण हैं, कुछ विशेष। मैं जो समझना चाहता हूँ, मेरी बात तो समझो पहले। इस समूह समूह में अंतर है कुछ? बोलो। हम्म, अंतर उनका सारा समूह है विश्व, तो एक द्रव्य में अनंत गुण है, इन गुणों का समूह लिया तो वो एक द्रव्य। और बोलो। यहाँ पे जो द्रव्य लिए गए हैं वो समस्त द्रव्यों को लिया गया है, एक द्रव्य है। और यहाँ गुण की बात प्रश्न नहीं समझ पाए। द्रव्य सब अलग अलग गुण एक ही द्रव्य में। वेरी गुड। अब उदाहरण से समझाओ इस बात को, इस बात को उदाहरण से समझाओ। बच्चों को पढ़ाना है, मुझे नहीं पढ़ाना। पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ। हम्म हम्म। चलो मैं बता क्या समझाता हूँ, मैं क्या समझाता हूँ, सब लोग वही उदाहरण देते हैं। बूंदी का लड्डू देखा है? बूंदी का लड्डू, जैसे वो बूंदी का लड्डू एक क्या है? बोलो। बूंदी का बूंदी, एक एक बूंदी, एक एक बूंदी का समूह है ना बूंदी का लड्डू। तो उसमें एक एक बूंदी अलग अलग है। एक एक बूंदी कैसी है कि अलग अलग है, लेकिन समूह रूप है। एक एक बूंदी को अलग कर दो तो आप उसको लड्डू कहोगे? लड्डू कब कहा जाएगा? जब उसका बूंदी का समूह है। लेकिन वह बूंदी कैसी है कि सब अलग अलग है। ऐसे ही जब कहा छह द्रव्यों का समूह विश्व है, तो वो समूह कैसा है? एक में एक नहीं है। कैसा है? एक क्षेत्रावगाही है। क्या नहीं है? एक में एक नहीं है। वो कैसा है? एक क्षेत्रावगाही है। और जब कहा गुणों का समूह द्रव, तो वो कहाँ है? वो गुण द्रव्य के साथ एक में एक है। गुण द्रव्य के साथ कैसे हैं? एक में एक है। वो बूंदी के लड्डू की तरह भिन्न भिन्न बूंदी नहीं है। वो बेसन के पीलेपन की तरह है, शक्कर में मिठास की तरह है। समझ में आया? ये ऐसे ही पर्याय और द्रव्य, ये पर्याय और द्रव्य ऐसी नहीं है बूंदी के लड्डू की तरह, दूध और पानी की तरह। हाँ, शक्कर और दूध, वो चाय पत्ती शक्कर और दूध और पानी उस चाय की तरह नहीं है। ये उसी की है। किसकी है? उसी द्रव्य की है। एक प्रकरण आया था, पृथकत्व लक्षण अन्यत्व लक्षण, प्रवचन सार जी के आधार से यही आया था ना। देखो ये क्या, बिल्कुल अलग अलग नहीं है पर्याय द्रव्य से, लेकिन प्रयोजन से पर्याय द्रव्य से भिन्न है, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न है। द्रव्य का लक्षण भिन्न है, पर्याय का लक्षण भिन्न है। हाँ, द्रव्य का कार्य अलग समझ में आता है, पर्याय का कार्य अलग समझ में आता है। लक्षण भिन्नता से उनको भिन्न भिन्न कहा जाता है, वास्तव में भिन्न भिन्न है नहीं। आई समझ में? नहीं आया? जैसे लक्षण भिन्नता, क्या द्रव्य का लक्षण क्या है? त्रिकाली। और पर्याय का लक्षण क्या है? क्षणिक। तो क्षणिकता और त्रिकालीपना एक ही जैसे हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है, इसलिए पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न कहे। ठीक है, लेकिन ये पर्याय किसकी है? द्रव्य की है ना। पर्याय रूप से कौन परिणमित हुआ? द्रव्य ही तो परिणमा है, इसलिए वो एक ही है। समझ में आता है? जैसे शरीर, जैसे शरीर के ऊपर धूल लगी हो, धूल को झड़ा लोगे ना। लेकिन इस शरीर में यहाँ खरोच आ गई कुछ, उसको झड़ा दोगे? तो उस शरीर की ही पर्याय है। समझना बहुत अच्छे से सब बातों को। चलो स्क्रीन वालों, तुमको आ रहा है कुछ समझ में?
तो कह दो, चलो मत कहो। ध्रुव, महक, सौरभ, चलिए। आयुष, प्रिंस, सुलभ। यहाँ प्रयोजन तो मात्र, ये तो पढ़ लिया। यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अतः द्रव्यार्थिक नहीं ही है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय को स्पष्ट करते हुए पहले कहा जा चुका है कि शुद्ध द्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, और अशुद्ध द्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। सफल? कुछ तो पल्ले पड़ रहा है, हैं? क्या पल्ले पड़ेगा, महीने में एक आध दिन तो दर्शन होते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट, सॉरी आगे पाठ था ही कहाँ, आगे सपाट पीछे पाठ, ऐसे थोड़ी ना होता है, आगे भी पाठ और पीछे भी पाठ। पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग, अब सुनना, एक और बात आ रही है स्पेशल। पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के जोर में उन्हें सर्वथा पृथक मान लिए जाने पर भिन्नईकांत का प्रसंग उपस्थित हो जाता। भिन्नईकांत क्या होता है? भिन्नईकांत क्या होता है? भिन्न एकांत, भिन्न एकांत। हाँ, कौन बोला अभी? हाँ, जो मात्र भिन्न को ही मानता है, वो क्या मानता है? पर्याय और द्रव्य सर्वथा भिन्न ही है, यह है भिन्नईकांत। पर्याय और द्रव्य कैसी हैं? सर्वथा भिन्न ही है, यह भिन्नईकांत। समझ में आया? तो देखो क्या कह रहे हैं, यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के जोर से उन्हें सर्वथा पृथक मान लिए जाने पर, यदि मात्र शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की ही चर्चा करते, सापेक्षता की बात ही नहीं कहते, तो भिन्नईकांत का प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतः अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयों का कथन सार्थक ही है, प्रयोजन भूत ही है, निरर्थक नहीं, अप्रयोजन भूत भी नहीं। दो बातें आ गई अभी तक। पहली बात क्या कही थी? वस्तु को समझना है। दूसरी बात क्या? भेद प्रभेद किए गए। क्या भेद प्रभेद किए गए हैं? जीव की मुख्यता से द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेदों को यहाँ पर किया गया है। उसके बाद क्या कहा? पर्याय कोई द्रव्य से भिन्न तो है नहीं, पर्याय द्रव्य से भिन्न तो है नहीं, तथापि द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन कैसा है? अभिन्न, निरपेक्ष, ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन होने पर फिर प्रश्न क्या खड़ा किया कि वह तो पर्याय आर्थिक नय का विषय है। पर्याय आर्थिक नय का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ द्रव्यांश को दिखाना मुख्य है, पर्याय को दिखाना मुख्य नहीं है। और मात्र यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा करते, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय को किनारे लगा देते, तो भिन्नईकांत का प्रसंग उपस्थित होता। इसका प्रसंग उपस्थित होता, भिन्नईकांत का प्रसंग उपस्थित होगा। यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयों की ही चर्चा करते तो पर्यायों से, अब देखो दोनों तरफ से बता रहे हैं, शुद्ध की करते तो प्रॉब्लम थी, यदि अशुद्ध की करते तो भी भिन्नईकांत का प्रसंग ही आता। आता क्या नहीं आता? यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयों की ही चर्चा करते, विनीत करो आगे, पर्यायों से भिन्नता वाला पक्ष अस्पष्ट रह जाता, उसके बिना आश्रयभूत द्रव्य ही स्पष्ट ना हो पाता। कहाँ हो नवीन? क्या क्या स्पष्ट नहीं हो पाता? यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा मात्र करते तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष अस्पष्ट हो जाता, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष ही तो आश्रयभूत है, तो तुम्हारा आश्रय करके केवल ज्ञान कैसे लेते? अतः पर्यायों से द्रव्य को निरपेक्ष बताने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी अप्रयोजनभूत नहीं है, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से अत्यंत आवश्यक एवं महत्व। मूल प्रयोजन तो वही है जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। एक बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? कि द्रव्यार्थिक नय के ये भेद प्रभेद बनाए, शुद्धता और अशुद्धता, तो एक तो वहां पर ये स्पष्ट कर दिया कि शुद्धता अशुद्धता की जो सापेक्षता और निरपेक्षता की बात कह रहे हैं वो पर्याय आर्थिक नय का विषय क्यों नहीं है। एक बात ये स्पष्ट हुई, ध्यान रखना, दो बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली बात क्या स्पष्ट हुई
कि वह पर्याय आर्थिक नय का विषय नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि द्रव्य अंश को मुख्य करना प्रयोजन है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात प्रयोजन की कही। क्या प्रयोजन की बात कही? कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय मात्र को कथन करें अथवा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय मात्र का कथन करें तो क्या समस्या आएगी? कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय मात्र का कथन करेंगे तो भिन्न ही एकांत, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय मात्र का कथन करेंगे तो भी भिन्न ही एकांत, और यदि शुद्ध द्रव्य मात्र अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन करेंगे तो आश्रयभूत द्रव्य ही खाली रह जाएगा, होगा ही नहीं। तो फिर किसका अवलंबन लोगे? तो ये दो बातें ध्यान रखना। रखोगे क्या नहीं रखोगे? हाँ, जितना पढ़ रहे हैं उतना पूरा पूरा याद करते जाना। आज चौथी तीसरी क्लास है ना। पहली क्लास में हमने 6 भेद पढ़े थे, दूसरी क्लास में उसके 4 भेद पढ़े थे, साथ में सिद्धांत कोशकार ने जो शुद्धता अशुद्धता कही थी उनकी समीक्षा की थी। आज इन भेद प्रभेदों का प्रयोजन उसकी बात कर रहे हैं। प्रयोजन, आवश्यकता और उसकी तथ्यपूर्ण चर्चा चल रही है। एक प्रश्न यह भी संभव है, सुनना, ये वाला प्रश्न गजब का है। पर्याय सहित द्रव्य को देखना तो प्रश्न भी हाईलाइट करने वाला है क्या नहीं? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आप पर्याय सहित द्रव्य की बात करते हो और कहते हो हम द्रव्य देख रहे हैं, द्रव्यांश देख रहे हैं। एक प्रश्न यह भी संभव है कि पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, ना कि द्रव्यार्थिक नय का। पर यहाँ उसे द्रव्यार्थिक नय का विषय बताया जा रहा है। बताया जा रहा है क्या नहीं? देखो, अब प्रमाण के विषय में द्रव्यांश, अब सुनना, बिल्कुल कान खोल के सुनना। कभी कभी कथन एक जैसा होवे, अभिप्राय अलग अलग होवे तो नय भी अलग अलग हो जाता है। जब चूल्हे में, सॉरी अपन नहीं बोल रहा ऐसा, हाँ बुंदेलखंडी, कुछ और उदाहरण सोचो। जाओ डूब मरो। क्या? जाओ डूब मरो। माँ ने बेटे से कहा जाओ डूब मरो। माँ ने बेटे से क्या कहा? जाओ डूब मरो। दुश्मन ने अपने दुश्मन से कहा जाओ डूब मरो। शब्द जाओ डूब मरो है, दोनों के अभिप्राय अलग अलग है क्या नहीं? दुश्मन ने दुश्मन से कहा तो वो चाहता है कि तू डूब मर, और माँ ने बेटे से कहा तू डूब मर, उनका प्रयोजन डूब मर ऐसा नहीं है, इसलिए नए भी अलग अलग है। समझ में आया? देखो ऐसे ही बात कर रहे हैं। ध्रुव देखो क्या खुश हो रहा है, बहुत आना चाहता है लेकिन क्या करे, 20 के बाद आ जाना जिसको आना हो। अच्छी बारिश हो रही है ध्रुव तुम्हारे यहाँ? तो दबा दो, कितने पुल टूट गए? ये 2-3 और नदी उफान से हुई है बहुत तेज। बहुत तेज उफान पे है, एक पुल भी टूट गया। अब क्या तुम हेलीकॉप्टर से आते क्या? हैं? नहीं, ये वो पास के गांव खाली करा दिए हेलीकॉप्टर से। तो अच्छा, अच्छी बात। देख लो हेलीकॉप्टर से घूमने मिल जाए तो कुछ है। कि तुम लोगों को तो सबको घूमना ही है भविष्य में, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से। देखो प्रमाण के विषय में, देखो प्रश्न समझ में आ गया? हाँ जी या ना जी? हाँ, पर्याय सहित द्रव्य को देखना है तो प्रमाण का विषय, और इसको आप यहाँ पर द्रव्यांश, द्रव्यार्थिक नय का विषय कह रहे हो, तो आप ख्याल में है ना, द्रव्यार्थिक नय में द्रव्यांश मुख्य होता था, पर्याय आर्थिक नय में पर्यायांश मुख्य होता था, और प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश दोनों समान रूप से मुख्य होते थे। अंतर समझ में आया? तो देखो प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समान रूप से मुख्य रहती हैं, अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती। सफल? ध्यान देना, देखो क्या अंतर है प्रमाण और नय में। जहां सभी अंश मुख्य हैं वो प्रमाण, और जहां एक अंश मुख्य है बाकी सभी अंश गौण हैं वो है नय। प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समान रूप से मुख्य रहती हैं, अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती। ये बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा आई थी पहले। जबकि यहाँ द्रव्यांश मुख्य है एवं पर्यायांश गौण, अतः यह तो निर्विवाद रूप से द्रव्यार्थिक नय का ही विषय है, ना तो पर्यायार्थिक नय का और ना प्रमाण का ही। क्लियर?
वस्तु के समान विशेषात्मक अर्थात द्रव पर्यायात्मक होने से वस्तुभूत द्रव्य में पर्याय हैं तो सही। आगे करो। वस्तु के क्या, वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक द्रव्य पर्यायात्मक, अतः वस्तुभूत द्रव्य में पर्याय हैं तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह संभव है कि द्रव्यार्थिक ने उन्हें गौण कर दे, देखे ही नहीं। क्या? पर्याय वाला द्रव्य उस द्रव्य में पर्यायों को क्या कर दे? गौण कर दे। समझ में आ रहा है? क्या वस्तु तो कैसी है? गुण पर्याय वाली है। वस्तु तो कैसी है? उत्पाद व्यय वाली है। वस्तु तो कैसी है? भेद वाली और अभेद वाली है। वस्तु तो कैसी है? कर्मोपाधि सापेक्ष भी और निरपेक्ष भी है। वस्तु तो सामान्य विशेष है। वस्तु तो गुण पर्याय वाली है। तो क्या करे? तो ये संभव है कि वह उस द्रव्य में पर्याय को क्या कर दे? गौण कर दे। पर्याय को क्या कर दे? गौण कर दे। बोलो संभव है क्या नहीं? ये संभव है क्या नहीं? बोलो है क्या नहीं? पूछ बोल मत देना नहीं है, नहीं तो बड़ी समस्या में पड़ जाओगे। दवाई की दुकान पर जाओगे तो सारी दवाई उठा के खाने लगोगे। करोगे क्या नहीं? सिर दर्द होता है तो सिर की दवाई को मुख्य करते हो, बाकी की दवाइयों को गौण करते हो। करते क्या नहीं करते हो? हाँ? बाजार में जाते हो, बहुत सारी सब्जी मिलती है, आलू भटा बैगन मिलता है क्या नहीं? प्याज भी मिलती है, और क्या होता है जो अपन नहीं खाते? मूली, गाजर, शकरकंद, हाँ? फूल गोभी, ये अपन नहीं खाते ना। तो ये सब रहती हैं, तो उनको गौण करते हो क्या मुख्य करते हो? है क्या नहीं है? कहाँ है? सब्जी मार्केट में है, लेकिन तब भी गौण करके अपने काम की लौकी, गिलकी, हाँ, टिंडे, करेला ये लेके आ जाते हो। तो वहां भी गौण किया। सब्जी मार्केट में सब सब्जियां होने पर भी अपने काम की सब्जी को मुख्य करके अन्य सब्जियों को अरे देखते तक नहीं हो। देखते तक नहीं हो। आपकी पुस्तक है, हाँ, उसमें 5 भाग हैं, 5 भाग में से 2 भाग आपके एग्जाम में आने हैं, 3 भाग आपके कोर्स के नहीं है, तो उनको देखते तक नहीं हो, वही है उस पुस्तक में। ऐसे ही वस्तु में सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। उसी वस्तु में आप विशेष को गौण करके किसको देख लेते हो? द्रव्य को देखते हो। ये द्रव्यार्थिक है। वस्तु के सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव पर्यायात्मक होने से वस्तुभूत द्रव्य में पर्याय हैं तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह संभव है कि द्रव्यार्थिक ने उन्हें गौण कर दे, देखे ही नहीं, परंतु वस्तु के द्रव्यांश को उनसे पर्यायों से, कर्मोपाधियों, उत्पाद व्यय एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष देखें या निरपेक्ष देखें, यह तो द्रव्यार्थिक न्याय की सीमा में ही आता है। द्रव्य को देखें, सापेक्ष देखें या निरपेक्ष देखें, देखें द्रव्यांश को। क्लियर? इस प्रकार कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय एवं भेद कल्पना, हाँ, द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अशुद्धता का उत्पादक होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहा जाता है, और द्रव्य को पर्यायों से निरपेक्ष देखना शुद्धता का उत्पादक होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहा जाता है, अथवा सापेक्षता ही शुद्धता है और निरपेक्षता ही शुद्धता है। बोलो किसको मुख्य करते हैं? किसको मुख्य करते हैं? नहीं, द्रव्य ही मुख्य है। हम उत्पाद व्यय को देख कहाँ रहे हैं? बता तो रहे हैं सापेक्ष से द्रव्य कैसे मुख्य है। सुनो, चितकबरी मतलब चितकबरी लौकी, चितकबरी लौकी देखी? अरे चितकबरी मतलब दाग, दगीली दाग लगे हैं लौकी पे। तो आप लौकी लेने गए और उस पर दाग लगे थे। क्या लगे थे? दाग लगे थे। और एक लौकी और थी जिस पर दाग नहीं लगे थे, और आपने दाग वाली लौकी ले ली और बिना दाग वाली लौकी नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपने धीरे से उस लौकी में नाखून चुभो कर देखे थे। तुम्हें पता है? तुम लोगों को पता है कि नहीं पता? लौकी खरीदने जाओ तो क्या ध्यान रखना, लड़ना मत, नहीं तो आजकल नहीं लगाने देंगे वो तुम्हें। है तो वो उसमें उसमें नाखून लगा के देखा आपने, और आपने दाग वाली दो लौकी ले ली, और फ्रेश लौकी जो थी ना अच्छी चमचमाती, उसको नहीं लिया। ठीक है? आपने क्या देखा?
फिर आपसे पूछा कौन सी लौकी लाए हो, दाग वाली लौकी लाए। कौन सी लौकी लाए हो, दाग वाली। तो दाग वाली लौकी में आपने दाग वाले पन्ने को गौण किया क्या नहीं किया, लौकी को मुख्य किया, तो द्रव्यांश को मुख्य कर दिया, पर्यायांश को गौण कर दिया, पर्याय के सापेक्ष, पर्याय के सापेक्ष, पर्याय से निरपेक्ष भी, दाग वाली दाग रहित वाली। क्लियर है? देखो इस प्रकार कर्मोपाधि उत्पाद व्यय एवं भेद कल्पना की सापेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय तथा इन्हीं की निरपेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बन जाते हैं। द्रव्यार्थिक नय की व्युत्पत्ति करते हुए आला पद्धति में जो कुछ लिखा है उससे भी यही सिद्ध होता है कि अन्वय द्रव्यार्थिक आदि चार नयों में शुद्ध अशुद्ध का वर्गीकरण उन्हें इष्ट नहीं है। अतः उक्त कथन मूलतः इस प्रकार। अब फिर से वो नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमने तीन चर्चाएं देखी हैं। पहली चर्चा तो क्या थी, इस सामान्य से तो यहाँ पर वस्तु स्वरूप को समझना है। दूसरी बात क्या प्रश्न खड़ा किया कि जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वह द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन तो क्या है, द्रव्यांश को देखना है। और ये तीन तो पर्याय हैं, तो इनको देखते हुए ये तो पर्यायार्थिक नय का विषय है, बोले नहीं, ये किसका विषय है, ये द्रव्यार्थिक नय का ही विषय है, क्योंकि द्रव्यांश को ही मुख्य कर रहे हैं। दूसरी बात क्या, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय दोनों के प्रयोजन की बात कही कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन क्या है। और तीसरी बात कि ये तो प्रमाण की विषयभूत वस्तु लगती है, कौन सी, पर्यायों सहित द्रव्य वाली बात। तो बोलते हैं प्रमाण में दोनों ही अंश मुख्य होते हैं। क्या मुख्य होते हैं, दोनों ही अंश, और नय में एक अंश मुख्य होता है। तो यहाँ द्रव्यांश को ही मुख्य किया है, पर्यायों के सापेक्ष और पर्यायों के निरपेक्ष, वो उसी की सीमा के अंतर्गत आता है। तो आज हमने प्रयोजन, उसकी आवश्यकता और तत्संबंधी इन दो प्रश्नों का निराकरण किया है। अभी के लिए विराम लेते हैं, आगे की चर्चा